हाय एवरीवन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन का वो पार्ट जहां पर हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल भी पढ़ ली। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि किस टाइप से, क्या देखेंगे कि किस टाइप से इन दोनों गैमीट का फ्यूजन होता है। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, हमें उन्हें पढ़ना है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हम लोगों को कई सारी टर्म्स पढ़नी होंगी। जैसे हमें एक टर्म पढ़नी होगी कॉप्यूलेशन। क्या है? कॉप्यूलेशन। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कॉप्यूलेशन क्या है, तो आप बताओगे कॉप्यूलेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। और इस फिजिकल प्रोसेस में होगा क्या? आप बताओगे इस फिजिकल प्रोसेस में इंसेमिनेशन होता है। ठीक है, बाय दिस प्रोसेस मेल रिलीजेस स्पर्म या सीमन इनटू द वेजाइना। ठीक है, लिखते हैं इसमें थ्रू विच मेल releases semen into vagina। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके दौरान मेल अपने पेनिस को फीमेल की वेजाइना में इंसर्ट कराएगा और अपने सीमन को वेजाइना में इंसर्ट कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉप्यूलेशन। अब यहां पर दो टर्म है, पेनिस से सीमन निकलेगा, एजैकुलेशन कहेंगे, और वो सीमन फीमेल की वेजाइना में एंटर करेगा, इसे हम बोलेंगे इनसेमिनेशन। तो मैं ये पॉइंट भी आपके लिख देता हूं। क्या है पॉइंट? आप बताओगे एक है एजैकुलेशन। क्या मतलब होता है एजैकुलेशन का? तो आप बताओगे रिलीज ऑफ सीमन फ्रॉम मेल यूरेथ्रा। मेल के पेनिस में यूरेथ्रा है, वहां से सीमन का रिलीज होना कहलाता है कॉप्यूलेशन। तो यहां हम लिख देंगे रिलीज ऑफ सीमन फ्रॉम मेल यूरेथ्रा। मेल के यूरेथ्रा से सीमन का रिलीज होना क्या कहेंगे? इसे इजैकुलेशन। अब वो पेनिस से तो बाहर निकल आया, फिर जाएगा कहाँ? वो वेजाइना में एंटर कर जाएगा, इसको बोलेंगे इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे इसको? इंसेमिनेशन। इन मतलब इनसाइट, सेमिनेशन मतलब सीमन का। इंसेमिनेशन मतलब एंट्री ऑफ सीमन इनटू द वेजाइना। इंसेमिनेशन का मीन क्या हो गया? एंट्री ऑफ सीमन इनटू द वेजाइना। तो हम लिख देते हैं एंट्री ऑफ सीमन इनटू द वेजाइना। तो वेजाइना में सीमन की एंट्री को हम क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे इंसेमिनेशन। ठीक है, आगे बढ़े, फिर आप देखिए क्या दिखेगा। तो कॉप्यूलेशन समझ लिया, इजैकुलेशन समझ लिया, इंसेमिनेशन समझ लिया। अब हमें स्पर्म और ओवम का फ्यूज कराना है। इस प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन, लेकिन वो एक स्टेप में नहीं होगा, उसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। वो मैं सारे स्टेप्स आपको क्लियर करता हूँ। जैसे हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन देखिए, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट क्या बोलेंगे इसको? इंसेमिनेशन, सॉरी फर्टिलाइजेशन। क्या है? मेल स्पर्म और फीमेल ओवम, इन दोनों के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब समझिए, ये फर्टिलाइजेशन एक स्टेप में नहीं हो जाएगा, इसकी कई स्टेप हैं। जैसे सबसे पहला होगा एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन। नेक्स्ट होगा कॉर्टिकल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन, देन कॉर्टिकल रिएक्शन।
और इसके बाद क्या होगा, एक्रोसोमल हो गया, कॉर्टिकल रिएक्शन हो गया, उसके बाद होगा प्लाज्मोगैमी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्लाज्मोगैमी, फिर पढ़ेंगे कैरियोगैमी, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस समझ में आ गया क्या क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं एक्रो फर्टिलाइजेशन में एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, एम्फीमिक्सिस। अब ये क्या होता है, आपको याद होगा स्पर्म होता है, स्पर्म में ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम होता है, और वो जो एक्रोसोम होता है वहां पर स्पर्म लाइसिन बनते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। 3 टाइप्स के बताए थे, क्या नाम था, हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिक एंजाइम और जोनालाइसिन। इन सब का इस्तेमाल अब होगा, और वो क्या करेंगे, सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ की लेयर को रप्चर करेंगे। फिर से सुनो, स्पर्म के चारों तरफ एक्रोसोम, एक्रोसोम से स्पर्म लाइसिन रिलीज होंगे मतलब एंजाइम, और वो कोरोना वो सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ की लेयर को रप्चर करेंगे। प्रोसेस का नाम एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, करके ही दिखाते हैं डायरेक्ट, देखिए चलिए देखते हैं। सपोज ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में यहां पर जो आपको दिख रहा है इसका नाम है न्यूक्लियस। क्या नाम है, न्यूक्लियस। उसके बाद आप देखेंगे इसके चारों तरफ ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सॉरी ये कॉर्टिकल वेसिकल्स हैं, यहां से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिलीज होंगे। ठीक है, ये क्या है, कॉर्टिकल वेसिकल्स, यहां से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिलीज होंगे। उसके बाद क्या है, फिर आप देखोगे इसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है जोना पेलिसिडा। ये है जोना पेलिसिडा। सेकेंडरी oocyte के बाहर क्या प्रेजेंट है, जोना पेलिसिडा। और यहां पर चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगी, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा जिन सेल्स की बनी होती है उन्हें बोलते हैं ग्रेन्यूलोसा सेल्स। तो ये देखिए हम क्या बना रहे हैं, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, पहले तो नेमिंग कर देता हूं। ये क्या है, कोरोना रेडिएटा। ये कौन सी है, जोना पेल्यूसिडा। यहां से एक लाइन याद रखना, ये जोना पेल्यूसिडा नॉन सेलुलर लेयर है। सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ कौन सी नॉन सेलुलर लेयर है, तो आप क्या बताओगे, जोना पेल्यूसिडा, और ये इसकी क्लोजेस्ट प्रेजेंट होती है। और ये इस सेकेंडरी oocyte है, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जोना पेल्यूसिडा और सेकेंडरी oocyte के बीच में एक स्पेस है, इसे बोलते हैं पेरीविटेलाइन, पेरीविटेलाइन स्पेस। ठीक है, क्या देखा आपने, पेरीविटेलाइन स्पेस प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte और चारों तरफ जो जोना पेल्यूसिडा है इसके बीच में। ठीक, ये अंदर न्यूक्लियस है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सिक्रीट होंगे यहाँ से, वेसिकल से छोटी छोटी। इसके अलावा कोरोना रेडिएटा को यहाँ पे जोड़ने के लिए कुछ सीमेंटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। कोरोना रेडिएटा को जोड़ने के लिए इसके चारों तरफ कुछ सीमेंटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाइलुरोनिक एसिड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइलुरोनिक एसिड। ये भी समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर मैं एक स्पर्म बना देता हूँ, इस तरह से ये स्पर्म है, इस तरह से ये हो गया, ये हमने एक स्पर्म बना दिया, ये हमारा स्पर्म हो गया। स्पर्म में यहाँ पे ये एक्रोसोम हो गया।
बहुत सारे स्पर्म इसके चारों तरफ आएंगे, बहुत सारे स्पर्म इसके चारों तरफ आएंगे। ठीक, ये कहाँ प्रेजेंट है याद करो, फैलोपियन ट्यूब में। फीमेल की ओवरी से सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक, ये फैलोपियन ट्यूब में इंतजार कर रहा है, किसका इंतजार कर रहा है? स्पर्म का। स्पर्म कैसे आएगा? कॉपुलेशन होगा, फिर इजैकुलेशन होगा, इंसेमिनेशन होगा, जिससे स्पर्म कहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा? स्पर्म पहुंच जाएगा वेजाइना से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक चीज़ सुनो, यहाँ बनाता हूँ, ये यूट्रस है, यहाँ पर वेजाइना है, यहाँ फैलोपियन ट्यूब है, इस तरह से ये देखिए, और यहाँ पर ओवरी है, इस तरह से जुड़ी। ओवरी सेकेंडरी oocyte बाहर आया था और ये कहाँ चला गया था? फैलोपियन ट्यूब में। ये इंतज़ार कर रहा है स्पर्म का। कॉपुलेशन होगा तो पेनिस वेजाइना में जाएगा, उससे सीमन बाहर निकलेगा, इजैकुलेशन बोलेंगे, और वो निकल के वेजाइना में एंटर कर जाएगा स्पर्म, और ये स्पर्म यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए फाइनली कहाँ आएगा? सेकेंडरी oocyte के पास। ठीक, वेजाइना से कहाँ जाएगा? सर्विक्स में, सर्विक्स से कहाँ जाएगा? यूट्रस में, यूट्रस से कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ नहीं लिखी है, कैपेसिटेशन। क्या है? कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब क्या है? स्पर्म यहाँ से सेकेंडरी oocyte तक जाना चाहता है, तो ऐसे ही नहीं जा पाएगा, उसको कैपेबल बनाया जाएगा। स्पर्म के अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप करनी होगी जिससे वो यहाँ से होते हुए यहाँ तक आए, और इसी कैपेबिलिटी को कैपेसिटेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन आया था नीट के एग्जाम में, स्पर्म गेट कैपेसिटेशन इन, आंसर था फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल वेजाइना कह सकते हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हो। स्पर्म गेट कैपेसिटेशन इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, या वेजाइना कह दो या यूट्रस कह दो, मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा पाथवे है उसमें इसे ट्रैवल करना है, और उसमें यही जेनाइटल ट्रैक्ट हेल्प करेगा। ठीक, तो देखो वो हमें यहाँ लिखना चाहिए था इस जगह पे। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, मिस हो गया था लिखना। तो ये है कैपेसिटेशन, ये हो गया कैपेसिटेशन। ये क्या होता है कैपेसिटेशन? कैपेबिलिटी ऑफ स्पर्म टू रीच इन कांटेक्ट विद सेकेंडरी oocyte। क्या होता है कैपेसिटेशन? क्या होता है कैपेसिटेशन? तो आप बताओगे, कैपेबिलिटी ऑफ स्पर्म टू रीच इन कांटेक्ट विद सेकेंडरी oocyte। ठीक, अब ये कैसे मिलती है? स्पर्म के ऊपर, जैसे स्पर्म के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है, जिसकी वजह से इसका वजन हल्का, बहुत भारी हो जाता है। स्पर्म के एक हेड पर कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर होती है, जिसकी वजह से इसका जो वेट है वो काफ़ी हो जाता है। तो क्या होता है, जो वेजाइना का सिक्रीशन है, जो वेजाइना का सिक्रीशन है वो क्या करता है? उस कोलेस्ट्रॉल की लेयर को रिमूव कर देता है। जो वेजाइना का सिक्रीशन है वो क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल की लेयर को रिमूव कर देता है। उससे क्या होता है? स्पर्म का जो वेट है वो कम हो जाता है, और स्पर्म का वेट जब कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा? स्पर्म का वेट जब कम हो जाता है तो उससे होगा कि स्पर्म तेजी से मूव कर पाएगा। स्पर्म को यहाँ से यहाँ तक जाना है, बहुत तेजी से जाना होता है, उसकी स्पीड होनी चाहिए लगभग 3 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड होनी चाहिए। तो